नमस्कार, आप देख रहे हैं पारदर्शिता न्यूज और मैं हूं आपके साथ देव चौहान। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जौनसार बावर के, जिन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज से लेकर डीबीएस पीजी कॉलेज तक में अपनी छाप छोड़ी। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है कमलेश भट्ट। जौनसार के ये रहने वाले हैं और इन्होंने अपने छात्र राजनीति की जो शुरुआत है वो एक ऐसे दौर में करी जब जौनसार के युवा बेहद कम राजनीति की तरफ रुझान रखते थे। कॉलेज की राजनीति में, छात्र राजनीति में ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं कि सबसे कम उम्र में डीबीएस पीजी कॉलेज में ये एक छात्र नेता रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमलेश भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कमलेश भट्ट जी के बारे में जितनी ज़्यादा बातें की जाएं उतनी कम है। इनकी उपलब्धियां छात्र राजनीति से लेकर और अब तक काफ़ी ज़्यादा हैं, गिनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सबसे पहले इन्होंने डीबीएस कॉलेज में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष रहे। डीबीएस कॉलेज के अध्यक्ष बनने वाले जौनसार बावर के पहले व्यक्ति रहे। आप डीएवी कॉलेज के छात्र संघ सलाहकार और प्रवक्ता भी रहे। आपके नेतृत्व में डीएवी कॉलेज में जौनसार बावर के कई छात्र नेताओं ने छात्र राजनीति की शिक्षा लेकर वहां संघ के चुनाव लड़े। आपने वहां छात्र संघ के चुनाव लड़े। आपने एबीवीपी संगठन में भी कई दायित्वों का निर्वहन किया। आप जौनसार बावर के प्रत्येक मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस बात पर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पर ये मीडिया से दूरी बना कर रखते हैं। बहुत कम आप लोगों ने इनको जो है अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल्स में या फिर न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, लेकिन बैकडोर में इनका काम हमेशा ही लाजवाब रहता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ये हमें खुद बताएंगे। छात्र राजनीति से लेकर और आज तक 2005-6 में पहली बार ये डीबीएस पीजी में अध्यक्ष बने छात्र संघ के, वहाँ से लेकर अब तक इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और आगे भविष्य में इनकी क्या योजनाएं हैं और क्षेत्र के प्रति इनके क्या दायित्व हैं, क्या इन्होंने काम किए, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में। छात्र राजनीति के बारे में बताएं कि उस दौर में जब बहुत कम युवा ये सोचते थे कि हम यहाँ पर राजनीति करेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, जब एबीवीपी और एनएसयूआई, एसएफआई, इनके अलावा भी कई और दल होते थे, तब आपने जो है राजनीति में एंट्री मारी और कैसे ये मतलब ये शुरुआत हुई? देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि जब मैं 12th तक था तो अपना जो परिवेश था, तो हम पीसीएम के स्टूडेंट हुआ करते थे और हमारे परिवार की भी इच्छा थी कि आप पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी लें। लेकिन हमारे मन में पहले से शुरू से ही हम चाहते थे कि हम एक समाज में इस तरह का कार्य करें कि जो समाज का वर्ग जो अभी पीछे है, कहीं ना कहीं उनको समानता के लिए या उनके लिए संघर्ष किया जाए, जो आज कहीं ना कहीं समाज में जो है इक्वलिटी पे नहीं पहुंचा है। जब मैं 12th करने के बाद जब मैंने एडमिशन लिया तो पहले मेरा सिलेक्शन आईआईटी स्क्रीन में हुआ, फिर एनआईटीज में भी हुआ और उत्तराखंड AIEEE में भी हुआ, ऑल ओवर इंडिया में काउंसिल में नंबर आया। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया डीबीएस पीजी कॉलेज में। तो डीबीएस में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं फर्स्ट ईयर में ही मुझे राजनीति या कहें कि छात्रों की समस्याओं के लिए, मतलब मेरे अंदर बड़े और रहता है, कोई छात्र की अगर कोई समस्या उसका निराकरण करने की बड़ी भावना रहती थी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में ही आया तो उसी दौरान मैं सक्रिय हो गया था कि कोई मेरा छात्र दिखता था कि किसी का कुछ अगर हल्का फुल्का काम है, जो जिस चीज़ की नॉलेज मुझे होती थी, मैं ऑफिस में जाकर उसकी हमेशा हेल्प के लिए खड़ा स्टैंड रहता था। तो जब डीबीएस कॉलेज में आए तो देखा कि वहाँ हमारे जौनसार बावर की जो छात्र संख्या थी वो ना के बराबर थी। सिर्फ टॉप मोस्ट क्रीम जो है डीबीएस में ही पढ़ने जाती थी, क्योंकि वहाँ मेरिट इतनी हाई जाती थी कि सामान्य छात्र जो है वहाँ प्रवेश ही नहीं मिलता था। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर के बाद तुरंत चुनाव लड़ने के लिए मैंने मन बनाया। और मेरी वर्किंग ऐसी थी, छात्रों के बीच में मेरा व्यवहार और मेरा वर्किंग इतना था कि आप ये लगा लीजिए कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि उस दौर में एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई का डंका बजता था तमाम कॉलेजेस में, लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। और बहुत बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीता। इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता कि पिछले 7-8 सालों में उतने मार्जिन से कोई चुनाव नहीं जीता था, और स्पेशली निर्दलीय तो कोई वहां चुनाव जीत ही नहीं पाता था। बिल्कुल। इसके अलावा आपने डीएवी में भी अपनी राजनीतिक अनुभव का लोगों को फायदा दिया। वो कैसे रहा सफर, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, डीबीएस में अध्यक्ष बनने के बाद
हमने वहाँ अपनी कार्य करने के बाद जब मैं डीएवी में एलएलबी करने गया, डीएवी में एलएलबी करने के लिए गया, तो वहाँ हमारे जौनसार बावर का एक बहुत बड़ा वर्ग छात्र जो है प्रवेश लेने आता था और उनको बहुत समस्याएं होती थी क्योंकि हमारे छात्र नेता वहाँ कम थे, उस समय बहुत संख्या में कम होते थे। और तो जो छात्र जौनसार बावर के इतने दूरस्थ क्षेत्र से आते थे, वो प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती, वो किसी पे डॉक्यूमेंट छोड़ के आते थे कि मेरा एडमिशन करा देना, और किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे, किसी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब हुए थे। तो मुझे लगा कि यार वाकई में हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो मैंने वहाँ पे लोगों की मदद शुरू करी और आप ये लेके कि डीएवी कॉलेज में मेरे द्वारा इतने एडमिशन प्रवेश कराए गए, इतने छात्रों के वर्किंग कराई गई, और फिर मेरा वहाँ चुनाव लड़ने का भी तय था और मेरा चुनाव एवीपी से तय भी हो गया था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन लिंग 2 की सिफारिश आई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि जो एक बार अध्यक्ष बन गया वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, इस कारण मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाया। बिल्कुल। तो वरना अगर लिंग 2 की कमेटी का गठन नहीं होता, उसके नियम कानून कायदे नहीं बनते, तो शायद कमलेश भट्ट के रूप में हमें जो 2 कॉलेज दूसरे एक ऐसे व्यक्ति जौनसार से मिलते जो अध्यक्ष होते। 2 कॉलेज में अध्यक्ष थे। हाँ, पहला व्यक्ति होता जो 2 कॉलेज में अध्यक्ष रहा और कोई डीएवी के अंदर हमें चुनाव हरा नहीं सकता था। क्या बात आप कमलेश भट्ट के रूप में पूछे कि डीएवी कॉलेज में कमलेश भट्ट को कोई चुनाव नहीं हरा सकता था। बिल्कुल, अपनी मेहनत इतनी थी। बड़ा कॉन्फिडेंट आपका। और इसके अलावा जौनसार के प्रति, क्योंकि आप जौनसार से आते हैं, तो उसके प्रति भी आपका रुझान लगातार बना रहा। छात्र राजनीति में भी था और उसके बाद आपने जो है वहाँ पर जाके ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने काम करने शुरू किए। आपका एक किस्सा है, आपका एक मुद्दा है, आपका एक आंदोलन है जो प्रियंका जोशी एक हत्याकांड हुआ था। आपको हम बता दें कि प्रियंका जोशी एक हत्याकांड हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए आपके द्वारा एक आंदोलन किया गया। सहसपुर में इस लड़की की जंगलों में पेड़ से लटकते हुए लाश मिली थी, उसमें आपका आंदोलन रहा, कैसा था वो सफर? देखिए, जब प्रियंका जोशी की हत्या हुई और उसका शव जो है सहसपुर के जंगलों में पेड़ से लटका मिला, तो उसके कुछ समय बाद उसके पिताजी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमसे संपर्क किया कि ऐसी ऐसी बात है, और वो बेचारे बहुत परेशान थे और बहुत कई बार चक्कर लगा चुके थे पुलिस थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार जौनसार बावर के किसी आदमी ने पूरे डीजीपी कार्यालय घेराव किया था। हमने छात्र छात्राओं को लेकर पूरे डीजीपी कार्यालय घेराव किया था, डीजीपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और तत्काल जांच बिठाई गई और तत्काल जो है उसमें जो है कार्रवाई की गई, और उसमें कहीं ना कहीं 1-2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई, और उसके पिताजी के साथ हमने लगातार संघर्ष किया उसको न्याय दिलाने के लिए। बाद में 1-2 आदमी को गिरफ्तार करके जेल भी हुई उसमें। बिल्कुल। जौनसार के प्रति आपके काम लगातार जारी रहे। उसके बाद आपने निकेश के मामले में भी करवाई शासन प्रशासन से। निकेश जी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और लोग उनको ढूंढ रहे थे, प्रशासन उनको ढूंढ रहा था, लेकिन अंत में पता चला कि उनका तो अंतिम संस्कार ही पुलिस ने कर दिया था। वो क्या पूरा मामला था? उसमें ऐसा था कि निकेश जोशी जो है गायब हुए, निकेश जी गायब हुए, तो निकेश जी के गायब होने के बाद उनके परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया, एफआईआर लिखाई और तमाम जगह अखबारों में वगैरह में सब जगह ऐड भी दिए कि भाई ऐसे कोई व्यक्ति मिले, उसकी फ़ोन कॉल डिटेल्स वगैरह सब। फिर जब नहीं मिला तो हमसे भी उन्होंने संपर्क किया, तो हम लोगों ने बहुत बड़ा एक मूवमेंट देहरादून में चला उसको ढूंढने के, खोजबीन के लिए। पुलिस पे भी बहुत दबाव बनाया। तत्कालीन एसएसपी थे सदानंद दाते, हमने उनसे भी बहुत दबाव डाला, कई बार उनसे बहस भी हुई इस मामले में। तो जब एटलीस्ट पुलिस पे बहुत प्रेशर पड़ा, पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा जाँच कर गई, तो पता चला कि उसका जो है वो 3 दिन दून हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसका अज्ञात के रूप में अंतिम संस्कार क्रिमिनेशन जो है पुलिस द्वारा कर दिया गया और हम उसे ढूंढ रहे थे। तो अगर वो आंदोलन ना चलता या उसके परिवार वालों के साथ पुलिस पे इतना प्रेशर ना, तो आज तक भी उसके परिवार वालों को ये पता नहीं चलता कि व्यक्ति इस संसार में नहीं है। बिल्कुल। बड़ी भूमिका रही आपकी इस केस में। एक और मामला सामने आया था जौनसार का ही, चुनौटी गांव से। चुनौटी गांव की एक लड़की थी सीमा, वो क्या पूरा मामला था? उसमें ऐसा था कि वो जो चुनौटी गांव की सीमा लड़की थी, वो कहीं ना कहीं रहस्यमय स्थितियों में अचानक गायब हो गई थी। तो उसके परिवार वाले कई दिन से उसे ढूंढ रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, विकासनगर थाने में भी पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। उसके परिजन भी बहुत परेशान थे। तो हमें जब पता चला कि यार हमारे क्षेत्र की युवती गायब है, तो हमने छात्रों ने इकट्ठा होकर हमने पुलिस से बहुत दबाव डाला। हमने तत्कालीन एसएसपी से कहा कि आप इसमें एसओजी बिठाइए, ये केस जो है इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिए। तो जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करेगी, तो उसके बाद पुलिस ने जब उसे ढूंढा तो 24 घंटे में उसकी लाश जो है डाकपत्थर बैराज से प्राप्त हुई।
क्या बात। वरना कई दिन से उसके परिवार वाले उसकी खोजबीन कर रहे थे, पुलिस भी कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब हमने एसएसपी के यहाँ धरना दिया, एसएसपी पे दबाव डाला, एसएसपी पे प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस को बड़े दबाव में ही तत्काल उसे एसआईटी को दिया गया केस, और एसआईटी ने उसे 24 घंटे के अंदर डाकपत्थर बैराज से उसका शव प्राप्त किया। क्या बात। एक और खास बात की SC ST छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए, स्कॉलरशिप दिलाने के लिए भी आपने काफ़ी मशक्कत करी। उसमें मशक्कत करने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो तो आमतौर पे मिलती है SC ST को। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जौनसार बावर का छात्र है, वो कहीं ना कहीं बहुत गरीब परिवारों से छात्र रहता है, कि उसको सरकार ने कहा है कि भाई उसकी अगर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो उनको छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना गया। और आप ये लगा लीजिए, अगर ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो कई गरीब परिवारों के छात्र इंजीनियर ना होते, डॉक्टर ना होते। इस छात्रवृत्ति की देन है कि कई छात्रों को ये फीस के रूप में, शुल्क के रूप में, जब उन्हें एक साल जमा करते हैं फीस, तो अगले साल की जो छात्रवृत्ति आती है उसको फीस के रूप में जमा करते हैं। जो प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट जो संस्थान है जहां से वो बीटेक करते हैं, पॉली करते हैं, वहां इसका बहुत उपयोग है। और क्या है कि कई बार कॉलेजों की गलतियां या समाज कल्याण की लेती के कारण वो समय पर छात्रवृत्ति नहीं देते, या बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट बता के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके कारण क्या है कि जब छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो उससे क्या है कि कॉलेज वाले उस पर प्रेशर बनाते हैं कि आप या तो फीस जमा कर दीजिए। अब उसको छात्रवृत्ति मिलती नहीं है तो उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो फीस जमा करा पाए। इसलिए हमें कई बार आंदोलन करने पड़ते हैं। हर साल कुछ केसेज ऐसे होते हैं। अभी मैं आपको कहानी सुनाऊं कि 81 कॉलेज की ऐसे हुई, 81 बीएड कॉलेज की, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। कारण कि उन्होंने टाइम पे अपना फॉर्म जमा कर दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया, लेकिन कॉलेज से जो एक उनके कॉलेज से एक HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक लेटर जाना था, वो समाज कल्याण को प्राप्त नहीं हुआ। उसमें कॉलेज की गलती है, समाज कल्याण की गलती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो भुगतान करना पड़ा वो छात्र को भुगतान करना। 81 बीएड कॉलेजों के साथ ये मामला हुआ। क्या बात। एक और ख़ास बात जो आपके बारे में सुनने को मिलती है कि आप जौनसार बावर के ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो देहरादून में आते हैं और कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए आप व्यवस्था करवाते हैं कोचिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये सच है? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि जब हमारे यहाँ से जो बहुत गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, जिनकी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो देहरादून में कमरा लेके रह पाएँ या कोचिंग ले पाएँ, क्योंकि कोचिंग फीस वर्तमान समय में बहुत महंगी है, तो वो क्या है, जब देहरादून आते हैं तो किस तरह अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपनी रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो हम इतने साल का जो दौर है, हमारा सभी कोचिंग संस्थान जो देहरादून में कोचिंग संस्थान है, उनसे कहीं ना कहीं उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं सामाजिक रूप में उठना बैठना रहता है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज से जो भी छात्र मेरे पास आया होगा, जिस भी कोचिंग संस्थान उसने बात की होगी, कभी भी कोई कोचिंग संस्थान वाले ने मनाए। पूरी फीस तो नहीं कह सकता कि पूरी फीस माफ करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको फीस जरूर कुछ एक राहत दे देते। बिल्कुल। और देखिए, आपके कामों की, आपके आंदोलनों की, आपके नेक कार्यों की फहरिस्त काफ़ी लंबी चौड़ी है। BDO VPDO वाले कोई एक मसला उठा था, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? उत्तराखंड में एक VDO VPDO की भर्ती आई थी और उसमें कई हजारों छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उस परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन्होंने परीक्षा दी। लेकिन परीक्षा देने के बाद पता चला कि उसमें जो है 4 सगे भाई टॉपर निकले। क्या बात। अब आप लगा लीजिए, एक ही माता पिता की 2 संतानें, वो एक भाई रुद्रप्रयाग का टॉपर निकला, एक टिहरी का। क्या बात। तो जब उसकी जांच की गई तो देखा गया कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी पाई गई, अनियमितताएं, भ्रष्टाचार उसमें पाया गया। तो जब हमने उसके लिए सचिवालय घेराव के, विधानसभा घेराव के, प्रदेश सरकार पे इतना दबाव बनाया गया कि पहली बार इतनी बड़े स्तर की परीक्षा उत्तराखंड में प्रदेश सरकार को निरस्त करनी पड़ी, उस पर जांच बिठानी पड़ी। और जो जांच में 2 सचिवों को जांच दी गई और उन सचिवों के साथ साथ हमें भी कमेटी में रखा गया। क्या बात। तो जब उनसे इस पे विचार विमर्श हुआ, उनको सारे तथ्य वगैरह मिले, तो कहीं ना कहीं पहली बार अनियमितताओं के आरोप में कोई भर्ती उत्तराखंड में निरस्त हुई और उसके बाद वो भर्ती दोबारा नए सिरे से शुरू करेगी। बिल्कुल। 2009-10 में उत्तराखंड बेरोजगार संघ का गठन किया गया। ये एक बड़ा आंदोलन आपके नेतृत्व में हुआ। जब हमें लगा कि उत्तराखंड प्रदेश में जो अपने यहां से ग्रेजुएशन के बाद छात्र जाते हैं, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और इस प्रदेश में क्या है कि हमारे यहाँ जो है कहीं ना कहीं संसाधन ऐसा नहीं है कि छात्र जो है सबसे ज़्यादा जो डिपेंड है वो सरकारी विभागों की, सरकारी नौकरियों पर डिपेंड है। हमारे यहाँ रोजगार के अन्य साधन पहाड़ों में बहुत कम हैं। तो
जो भी माता पिता है उसकी एक पहली इच्छा रहती है कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिले, और छात्र भी जब अपनी पढ़ाई करके कहीं ना कहीं आता है तो उसकी भी पहली इच्छा रहती है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूं। और उत्तराखंड प्रदेश में कि बीच में ऐसा हुआ कि भर्तियां निकलनी बहुत कम होगी। जब भर्तियां निकलनी कम होगी तो छात्र कोचिंग कर रहा, अपना समय, अपना पैसा और अपनी मेहनत तीनों का उपयोग करके भी उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो छात्रों ने, एक बहुत बड़े वर्ग का, प्रदेश के कोने कोने से छात्र मेरे पास आए कि यार आप इसमें कोई ना कहीं कुछ निर्णय लीजिए ताकि सरकार पे ऐसा दबाव बनाया जाए कि ये भर्तियां निकले। हमारे यहाँ कई विभागों में, सरकारी विभागों में पद खाली हैं और सरकार जो है भर्तियों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया और हमने पूरे प्रदेश सरकार के खिलाफ एक विधानसभा घेराव किया, और इतनी बड़ी हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे कि उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार इतना बड़े संख्या में छात्र जो है रोडों पे आए। और जो तत्कालीन सरकार थी उन्हें 5200 की वैकेंसी तुरंत जारी करनी पड़ी, और उसमें ये लगा लीजिए जो आंदोलन में प्रमुख छात्र थे उन छात्रों को नौकरी भी मिली। क्योंकि ऐसा था वो छात्र जो है खाली उनको कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना था, लेकिन उनको लगता था कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो हमारा पढ़ लिख के कोई लाभ नहीं है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है। तो उसमें से मैक्सिमम लोग वो सिलेक्ट हुए। मैं आपको बता दूं उसके बाद क्या हुआ, कृषि विभाग में ऐसा हुआ, कृषि विभाग में भर्ती आई और उसमें क्या करा उन्होंने कि जो सचिव थे उन्होंने ऐसा जियो बना दिया उसका, पहले तो उसमें बॉटनी को रखा गया, एमएससी बीएससी बॉटनी और उसकी वो रखी गई क्वालिफिकेशन, बाद में उसे चेंज करके टेक्निकल को दे दिया गया। तो जो उत्तराखंड में तो टेक्निकल कॉलेज बहुत कम थे, जो जिन लोगों ने उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर बीएससी बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, तो वो छात्र जो उनसे बाहर हो गए। तो छात्रों ने कहा, तो हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, फिर सरकार को झुकना पड़ा और बीएससी बॉटनी वालों को भी उसमें सम्मिलित किया गया। क्या बात, आपका सहयोग, आपका अनुभव ना सिर्फ जौनसार बावर के युवाओं के लिए काम आया बल्कि पूरे उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम आया, ये एक बड़ी बात है। एक मुद्दा था जो आपने उठाया कि अभी रिसेंटली ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें जो सिलेक्शंस भी हो गए थे, तो उसमें पहले ये तय किया गया सरकार के द्वारा कि सिर्फ इसमें साइंस के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ को देखा और आपको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो आपने मांग उठाई कि इसमें कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट भी होने चाहिए। वो सफल हुई? देखिए, जब उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें जो था, उसमें उन्होंने कहा गया कि 12th पीसीएम या 12th साइंस, पीसीबी या पीसीएम, 12th साइंस उन्होंने कंपलसरी कर दिया। हमने कहा जब उत्तराखंड में गार्ड के लिए भी आप आर्ट्स और कॉमर्स को छात्रों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो आर्ट्स और कॉमर्स जो उत्तराखंड प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, किस भर्ती में सम्मिलित होंगे? बड़े मुश्किल से इतनी बड़ी संख्या में पद आए थे, फॉरेस्ट गार्ड में 1200 कुछ पद आए थे। तो हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कला वर्ग की और कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र ही अधिक हैं। तो जब हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया तो तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा और उसमें उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज किया और आर्ट्स और कॉमर्स के वर्ग के छात्रों को भी इसमें सम्मिलित किया। बैकलॉग्स का मुद्दा बड़ा गर्म था पिछले कुछ समय से, उसमें आप लोगों की टीम, आप लोगों के आंदोलन, आप लोगों का कार्य कितना आगे बढ़ा? देखिए, हमने SC ST OBC सरकारी विभागों में जब हमने आंकड़े लिए, RTI लगाई, तो पता चला वहाँ हजारों की संख्या में बैकलॉग के पद पड़े हैं। उस समय जब छात्र नहीं मिलता था टेक्निकल का या फार्मेसी का, तो हमारे यहाँ क्या वो पद वैकेंट हो जाता था, वो बैकलॉग बन जाता था। वर्तमान में आप ये लगा लीजिए कि SC ST OBC के जो छात्र हैं वो चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, फार्मेसी फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, हर डिग्री उनके पास है, लेकिन भर्तियों का बैकलॉग ना निकलने के कारण वो छात्रों का कहीं ना कहीं अधिकार मारा जा रहा था। भाई, सरकार ने अगर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया है और उन्हें माना है सरकार ने कि इनको बराबरी के समाज में बराबरी में लाने के लिए इनको आरक्षण दिया गया, अगर वो बैकलॉग के पद निकल जाते तो कहीं ना कहीं जो वो SC ST का दबा कुचला वर्ग था, जो कहीं ना कहीं आज भी बराबरी पे नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ होता। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। हमने 1 साल नेट देहरादून परेड ग्राउंड में धरना दिया, 1 साल तक नेट देहरादून परेड ग्राउंड में। 3 दिन तो हमने सचिवालय के बाहर बंद रखा। क्या बात? 3 दिन हम सचिवालय के बाहर बैठे रहे और विधानसभा घेराव, सचिवालय घेराव बहुत
बड़े स्तर पे की। बहुत खूब। यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए और प्रदेश स्तर पर, और उसमें काफ़ी युवाओं को फ़ायदा मिला, लेकिन आप जहाँ से आते हैं जौनसार से, वहाँ की तहसील की व्यवस्थाएं कुछ दुरुस्त नहीं है। अभी रिसेंटली ही हाल ही में वहाँ से तहसीलदार रिटायर्ड हुए हैं, अब वहाँ पर कोई तहसीलदार नहीं बचा है और एसडीएम मात्र एक है पूरे कालसी, चक्राता और त्यूणी के लिए। तो इस सिलसिले में भी आप कोई आंदोलन करने के मूड में है या फिर लगता है आपको कि ये सॉल्व हो जाएगा, और कब तक सॉल्व होगा इस समस्या? देखिए, अभी बीच में जो कोविड-19 के देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री हैं गणेश जोशी जी, वो अभी चक्रोता दौरे पे आए थे, सैया कालसी चक्रोता दौरे पे आए थे। उस दिन भी हमने उन्हें चक्रोता में घेराव किया। हमने कहा, माननीय मंत्री जी, आप ये देखिए जी कि कालसी से त्यूनी की दूरी कितनी है और पहाड़ी क्षेत्र में है, और 3 तहसीलें कालसी, चक्राता और त्यूनी, 3 तहसीलों में एक ही एसडीएम मात्र है, और तो छोड़िए, एसडीएम तो छोड़िए, तहसीलदार भी एक ही थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कल या परसों में वो भी रिटायर हो गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य। हमने मंत्री जी से कहा कि आप इसमें तत्काल कोई कार्रवाई करिए, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम इसके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक बहुत विकट स्थिति। आप देखिए, कोविड-19 में जब सारी जो प्रशासनिक जो कार्य हैं वो सब उनके हाथ में हैं, ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं होंगे तो कैसे कोविड में हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कोविड में भी कहीं ना कहीं बाधा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और बहुत ही दुखद है कि जौनसार बावर के लिए, पूरे जौनसार बावर के लिए ही मात्र एक एसडीएम मौजूद हैं, और बड़ी दुखद बात उससे ज़्यादा ये है कि तहसीलदार तो अब कोई है ही नहीं। तो शायद ये पूरे उत्तराखंड में पहला ऐसा इलाका होगा, क्षेत्र होगा, जहाँ पर बिना तहसीलदार के तहसील में कार्य शुरू होंगे। अब इसके अलावा एक और प्रश्न हमारा आपसे है कि आप पिछले 2005 से राजनीति में सक्रिय हैं, स्टूडेंट में पहले आपने राजनीति करी, उसके बाद आपने जो है मेन स्ट्रीम में आया पॉलिटिक्स के। आप पर आरोप है कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला किया था एमएलए का, लेकिन आपने जो है हाथ पीछे खींच लिए, किसके दबाव में? आपका प्रश्न बहुत सही है, बहुत लोगों के मन में शंका भी है, आपने बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा एक अपना मानना रहा है कि मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं आया कि कोई पद का लाभ लूं, लेकिन हाँ, व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है कि अगर आपने समस्याओं का निराकरण करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप पे कोई ना कोई पद होना चाहिए। तो जब हम आंदोलन कर रहे थे बैकलॉग का, तो छात्रों के एक बहुत बड़े समूह ने कहा कि नहीं, हमारा जो नेतृत्व है वो हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्हें लगा कि हमें कोई ना कोई नेतृत्व अपने में से तैयार करना पड़ेगा। तो जब आचार संहिता लगी, उसके बाद हमने कई दौर की मीटिंगें चली, कई लोगों में चर्चाएं हुई कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, कौन चुनाव लड़े। तो सब लोगों ने कहा कि आप ही एक ऐसा चेहरा है जो इतने लंबे समय से सक्रिय हैं और जिसकी तरफ सब लोगों में थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों में नाम भी है, पहचान भी है, लोग पहचानते भी हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो जब वहां से मीटिंगों के बाद हम तैयार होकर यहां विधानसभा चुनाव लड़ने आए, तो मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले हम आए, 3-4 दिन पहले हमारी यहां भी बैठ के चली। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन किया तो और डॉक्यूमेंट्स तो तैयार थे, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं था। मेरा आज तक अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सामाजिक फील्ड में हैं तो हमारी कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं। तो मेरा आज तक अकाउंट नहीं, और अकाउंट ना होने के कारण बीच में सैटरडे संडे था और मंडे लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। तो हमने संपर्क किया तो पता चला कि अकाउंट खुलने में टाइम लगे, एट अ टाइम अकाउंट नहीं खुल पाया। इस कारण क्या है कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। और आप आज भी किसी भी संस्था से आप छानबीन कर लीजिए कि अगर कमलेश भट्ट का आज भी अकाउंट हुआ नहीं, उस बात से हम आपके सहमत हैं कि आपके पास अकाउंट नहीं था, तो उस डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन शायद ये बात बहुत ही कम हजम हो लोगों को। खैर, ये लोगों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप जौनसार में जो है काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन बैकडोर से आप फ्रंट पे, मतलब आज की दौर में मीडिया एक्सपोजर से आप परहेज करते हैं क्या? नहीं, परहेज कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जो काम आदमी सामान्य रूप में करें, ज़्यादा दिखावे से हमें परहेज है, क्योंकि हम शुरू से ही एक ऐसे वर्कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन हो। ये ना हो कि हमें ये दिखा के लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन करना, ये हमारी शुरू से एक राजनीतिक लाइन नहीं रही। हम कॉलेज लाइफ से कभी भी आप देखना
कि हम इतने बड़े बड़े आंदोलनों में रहे लेकिन हम कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे। एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपको कभी भी 24 घंटे में से कभी भी किसी का कॉल आ सकता है कि भट्ट जी यहाँ पर आइए, तो उस चीज़ के लिए आपके पास खुद का वाहन उपलब्ध नहीं है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, मेरे पे भले ही वाहन ना हो, लेकिन अगर मुझे किसी की कॉल आती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट व्हीकल है या कोई ना कोई लड़का जो जान पहचान का है या किसी ना किसी को बुला के अगर हमने समाज में इतना कार्य किया तो 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जिनको हम कह देंगे तो वो कभी भी हमारे लिए तैयार रहते हैं। आज के युग में, टेक्निकल डिजिटल युग में, हर कोई व्यक्ति एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पता चला है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ों से आप फिर दूर हैं? देखिए, मैं ना व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ ना ट्विटर यूज़ करता हूँ, मैं खाली फेसबुक आईडी चलाता हूँ। कैसे? फेसबुक आईडी ऐसे चलाता हूँ, जो मेरे साथ लड़के होते हैं उनके फ़ोन में ही फेसबुक आईडी कभी सर्च कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, जानकारियों के लिए। मतलब बना के रखी हुई है आपने फेसबुक आईडी? फेसबुक आईडी मेरी जिस भी बनी है, किसी का फ़ोन मिल जाएगा वहीं पे ओपन कर वो जो साथ में लड़के रहते हैं उनकी उसमें फेसबुक आईडी हम चला लेते हैं, लेकिन मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ना कोई ट्विटर अकाउंट है। नहीं तो इनको रखने से आपको जो है परहेज क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम परहेज क्या तो है? नहीं है, लेकिन अपना शुरू से ही कुछ वैसा वो रहा है कि लेकिन अब तो दौर बदल चुका है, तो फिर आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते इन चीज़ों का? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन समय के हिसाब से क्या है कि आजकल व्हाट्सएप वगैरह में लोग फिर क्या है कि आप सामान्य जो आप ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे दूरी बन जाती है। हम फिर क्या है सोशल मीडिया में ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और जो ग्राउंड लेवल का काम है, हमें अगर फ़ोन आए किसी का तुरंत जाना है तो हम तुरंत तैयार रहते हैं कि हमें कभी भी जाना है, फ़ोन सिंपल फ़ोन हो। वरना आदमी क्या है सुबह शाम तक व्हाट्सअप, चैटिंग, इन चीज़ों में ही बिजी रहता है, और वो सोशल मीडिया में ही सोचता है कि हमने जो काम किया सोशल मीडिया में कर दिया वही सामान्य है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना तो एक ग्राउंड लेवल के रूप में आपको रहना चाहिए। जॉनसार बावर के युवा क्या ये एक्सपेक्ट कर लें कि नेक्स्ट चुनाव में आप चुनाव में उतरेंगे? इस बार आप अपना अकाउंट जो क्रिएट कर लेंगे और फिर आप जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, ये तो अभी समय है, चुनाव में अभी काफ़ी, और ये समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आने वाले समय क्या है और किस तरह की परिस्थितियां। तो कम से कम आप इस बार अकाउंट तो बना ही लीजिए कि अगर लास्ट में मूड बना तो 2-3 दिन का जो गैप है वो ना हो। नहीं, बिल्कुल, इस बार अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार कोई चुनाव का वैसा पहले कोई रुझान नहीं था, वो अचानक का टाइम था, और उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी घड़ी आएगी, क्योंकि हम तो आंदोलन कर रहे थे बैकलॉग के पदों के लिए। लेकिन अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, पूरे डॉक्यूमेंटली फिट होकर लड़ेंगे और पूरे मैदान में संघर्षों के साथ लड़ेंगे। जॉनसार बावर में इस वक्त कोरोना काल में, कोविड काल में, आपको क्या लगता है कि किन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जो मुहैया होनी चाहिए वहाँ के लोगों के लिए? देखिए, जो कोरोना टाइम है ये एक कहीं ना कहीं अगर बहुत ही एक विषम परिस्थितियां अगर हैं तो इसका एक कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि कोरोना पीरियड में कहीं ना कहीं पूरे भारत में या पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधरने का एक समय मिला है। बिल्कुल, ये ऐसा टाइम पीरियड है कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाएं तो जॉनसार बावर की एकदम लचर स्थिति में आ ही रहा हूं उसी पॉइंट पे। देखिए कि इस टाइम मैंने कहा कोरोना टाइम पीरियड में सारी जगह जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं ना कहीं उनकी स्थितियां बेहतर बनाने का सरकार भी कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, जहां तक आपने जॉनसार बावर की बात कही, तो जॉनसार बावर के विषय में जैसे आपने कहा कि हमने मांग करी कि हमारे कोविड के मंत्री, प्रभारी मंत्री आए थे, हमने कहा जब हमारे यहाँ एसडीएम और तहसीलदार ही नहीं है, जबकि एसडीएम की जो कालसी एसडीएम है वो कोविड के प्रभारी भी हैं, नोडल अधिकारी हैं। पिछले बार अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हुई वन संपदा को लेकर। जॉनसार बावर की जो वन संपदा है उसको लेकर कई जगह पेड़ काटे गए, तो इस पर आपने कभी कोई स्टैंड लिया? बिल्कुल, हमने समय समय पे अगर हमें कोई लगता है कि गलत कार्य हो रहे हैं, हमने उन अधिकारियों पे, उन कार्यालयों पे जाके कहीं ना कहीं बात करी, और वाकई में ये बहुत दुखद विषय है कि इस तरह की, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक पक्ष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी सम्मिलित है, क्योंकि बिना अधिकारियों की सह के कभी भी इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब तक आप अधिकारियों को इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई ना हो तो तब तक ये चीजों में सुधार आना जल्दी से संभव नहीं है। बिल्कुल, अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों से? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक भी कार्य किया, और अगर किसी को भी कभी मैं किसी रूप में कार्य के लिए लगूं कि
मैं किसी के काम आ पाऊँ तो वो ज़रूर याद करें, काम के लिए मुझे ज़रूर याद करें। अभी हाल ही में एक मुद्दा जौनसार बावर में उठा था, एक आंदोलन भी किया था कुछ नौजवान युवा छात्र नेताओं ने और अन्य नेताओं ने कि हनोल को 5वां धाम घोषित किया जाए। आप इसके समर्थन में हैं या नहीं? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में धाम एक ही है, वो है बद्रीनाथ जी, बाकी तीर्थ स्थल है। और देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस लड़ाई में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। मुझे लगता है कि वहाँ मेन मकसद ये उनसे कि वहाँ जो सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं उन सुविधाओं का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हम अगर कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ की जो सुविधाओं को लेकर, कि वहाँ कोई आदमी दूर से रहने आता है तो वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था, वहाँ शौचालयों की व्यवस्था, या कहें कि एक टूरिज्म के रूप में भी वहाँ उस तरह की सुंदरता हो को के रूप में विकसित किया जाए। जैसे यमुनोत्री धाम है, या यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, जिस तरह की सुख सुविधाएं वहाँ हैं उस तरह की सुख सुविधाओं का विकास वहाँ भी किया जाए। तो मेन मुद्दा वहाँ की सुख सुविधाओं का, या वहाँ पर जो है जो वहाँ के विकास का होना चाहिए मुद्दा। अगर हम धामों की लड़ाई के उसमें लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो पहला धाम है वो, हमारे लिए हनोल कहीं ना कहीं पूरे जौनसार बावर क्षेत्र के लिए पहला धाम है वो। हम उसमें 5वें में न जाके हम उसको उस रूप में विकसित करें कि हमारे लिए वो प्राथमिकता में है। बिल्कुल। 2017 में एक घटना घटी थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही एक बड़ा एक्सीडेंट था और कई परिवारों के चिराग बुझ गए थे। तो उसके बाद जो है सरकार ने रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जौनसार में और बावर में। तो उसमें भी क्या आपका कुछ सहयोग था? बिल्कुल, जब वो बस गिरी तो उसमें बहुत जनहानि हुई। उसके बाद हमने जो है जौनसार बावर के कई छात्र नेताओं के साथ हमने जो है परिवहन निगम का बहुत बड़ा घेराव किया, परिवहन निगम के कार्यालय का घेराव किया, और जो तत्कालीन जीएम थे उनका वहाँ घेराव किया। हमने कहा अगर आपने रोडवेज बसों का संचालन आज से ही जौनसार बावर में न किया तो हम आपके कार्यालय के बाहर से उठेंगे नहीं तब तक। तो इतना दबाव उन पर किया गया कि जो उस टाइम जीएम थे उन्होंने तत्काल ही निर्देश दिया, हमारे सामने निर्देश बनाया कि मैं जौनसार बावर में आज से ही रोडवेज बसों का संचालन कराऊँ। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के समय में कहीं ना कहीं जौनसार बावर में 7 रोडवेज बसें चलती थी, और वर्तमान समय में वो जब बस गिरी वो प्राइवेट बस थी। और प्राइवेट बसों की स्थिति क्या होती है, किसी में ब्रेक सही काम नहीं करे, किसी का स्टीयरिंग सही काम नहीं कर रहा, फिटनेस टेस्ट उनका होता ही नहीं, फिटनेस टेस्ट होता नहीं, या गाड़ी के भी पता नहीं कितनी पुरानी है। तो कहीं ना कहीं ये जो जौनसार बावर के जो रोडवेज बसें ना चलने के कारण क्या है कि वहाँ प्राइवेट बसों का संचालन ज़्यादा होता है, और उसमें क्या है कि इस तरह की कमियाँ आती है जिसके कारण इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डीबीएस पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट, जिन्होंने बेहद कम उम्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया, ये गौरव हासिल किया कि वो एक अध्यक्ष बने डीबीएस पीजी कॉलेज के। पूरे उत्तराखंड में अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, और साथ ही जौनसार को भी गौरवान्वित किया। इसके अलावा हम अगले बार फिर मुलाकात होगी हमारी किसी और शख्सियत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।